चलिए, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी छात्रों का बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में। आज के इस वीडियो में 24 से 26 मार्च 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जो भी छात्र इस श्रृंखला के साथ पहली बार जुड़े हैं, आपको बता दूं, ये आपके बीपीएससी सहित अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होने वाली है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से समान रूप से उपयोगी है। तो निश्चित तौर पर आप यहाँ पर इस श्रृंखला को फॉलो करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। जो भी प्रीवियस लेक्चर आपका छूट चुका है वो सारा चैनल पर अपलोड है, प्लेलिस्ट के अंतर्गत जाइए, तमाम वीडियो को आप वहां से देख सकते हैं। और रही पीडीएफ फाइल की बात, तो आप इसका पीडीएफ फाइल बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू डाउनलोड कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि 22 मार्च 2023 को बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसे में इस प्रश्न की जानकारी देते हुए हमने बतलाया था इसका राइट आंसर होगा 22 मार्च 2023 को बिहार का 111वां स्थापना दिवस मनाया गया। और इस 111वें स्थापना दिवस की थीम की बात करें तो इस वर्ष 2023 में जो 111वां स्थापना दिवस मनाया गया, ये युवा शक्ति बिहार की प्रगति थीम के साथ मनाया गया। जबकि 2022 में जो 110वां स्थापना दिवस मनाया गया था, इसका थीम था जल जीवन हरियाली। ये तमाम बातें ध्यान रखिएगा। जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। विस्तार से लिखने का फायदा ये होता है कि चीजों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। अब यहां पर हम आगे बढ़ेंगे और हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मैथिली ठाकुर, जिन्हें आप यहां पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। हाल ही में मैथिली ठाकुर को बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संबंधित तथ्यों की बात करें तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि मधुबनी बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को हाल ही में बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। साथ ही यहाँ पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि 2022 से ही वे बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट की ब्रांड एम्बेसडर है। 2022 में हमने आपको इसकी जानकारी दिया था कि बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में मैथिली ठाकुर को बनाया गया। लेकिन मैथिली ठाकुर से पहले बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, ये भी हमने आपको जानकारी दिया था और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था बीपीएससी वाले। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि मैथिली ठाकुर से पहले बिहार के खादी के ब्रांड एम्बेसडर थे मनोज तिवारी, लेकिन उनसे भी पहले बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर थे पंकज त्रिपाठी। ये तमाम बातें हमने इसी सीरीज के अंतर्गत आपको बतलाया है। सारी बातों को ध्यान रखिएगा, अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, हो सके तो पीडीएफ डाउनलोड करके चीजों को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा, तभी जाकर आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, हमारा अगला पॉइंट भी मैथिली ठाकुर से ही संबंधित है कि हाल ही में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया था। ये तमाम जानकारी आपको दिया गया है। अगर आप डेली बेसिस पर श्रृंखला को फॉलो कर रहे हैं तो ये सारी जानकारी आपको मालूम होगा। हालांकि मैथिली ठाकुर के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी ये भी है कि मैथिली ठाकुर का जन्म 25 जुलाई 2000 को बेनीपट्टी मधुबनी बिहार में हुआ था और हाल ही में 2019, 2020 और 2021 के लिए संगीत नाटक अकादमी ने 128 कलाकारों को, पूरे भारत से 128 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार देने की घोषणा की। और इसमें बिहार के 13 कलाकार शामिल हैं, जिनमें कि 8 पुरुष और 5 महिलाएं हैं। ये यहाँ से ध्यान रखना है। और मैथिली ठाकुर भी इसमें शामिल है, जिन्हें बिस्मिल्लाह युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। दरअसल यहाँ पर आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, इस वर्ष 2019, 20 और 21 के लिए संगीत नाटक अकादमी की तरफ से 128 कलाकारों को सम्मानित करने की बात कही गई, जिनमें बिहार के 13 कलाकार थे और इन 13 कलाकारों में से 8 पुरुष और 5 महिलाएं थी। 5 महिलाओं की बात करें तो उनमें मैथिली ठाकुर भी शामिल थे, जिन्हें कि बिस्मिल्लाह युवा पुरस्कार के लिए चुना गया। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और जिस चीज का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर थोड़ा सा दे दूं। दरअसल यहाँ पर हम लोग बात करेंगे टेस्ट सीरीज के बारे में। तो टेस्ट सीरीज की जो शुरुआत हो रही है आज से हो रही है, यानी कि 26 मार्च 2023 से। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि इसका टाइमिंग क्या है, कब इसे ज्वाइन किया जा सकता है। तो पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस टेस्ट का टाइम रहेगा 7 बजे शाम, यानी कि 7 PM में आप इस टेस्ट को अटेंड कर पाएंगे ऑनलाइन बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से। आपको ध्यान रखना, जितने भी छात्र 69वीं बीपीएससी वाले कोर्स में सम्मिलित हैं, जो भी इसे परचेज किए हैं, उसी के अंतर्गत यह टेस्ट सीरीज इंक्लूड है। साथ साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है, इस टेस्ट सीरीज को अटेंड करने के लिए बीपीएससी मेकर ऐप पर एक सेक्शन होगा टेस्ट का। उस टेस्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करने के बाद वहां पर एक ऑप्शन दिखेगा माई टेस्ट। तो माई टेस्ट पे क्लिक करके आप इस पहले पेपर को अटेंड कर पाएंगे
जाएंगे शाम के 7 बजे। और रही बात यहाँ पर इसके पीडीएफ फाइल की, तो पीडीएफ फाइल आपको डाउनलोड करना है इस 69वें बीपीएससी वाले कोर्स के अंतर्गत ही, जहां पर आपको दिखेगा माई कोर्स को विजिट करने के बाद वहां पर आपको इसका पीडीएफ फाइल मिलेगा। आप वहीं से टेस्ट सीरीज का सारा पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर पाएंगे। फिलहाल आप इस बात का ध्यान रखिए और जितने भी छात्र इसे ज्वाइन करने के इच्छुक हैं जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एक अहम जानकारी यह भी है कि जितने भी छात्र इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किए हुए हैं या फिर जो भी बीपीएससी में अगर ऐप का इस्तेमाल करते हैं, एप्लीकेशन को आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नई चीजें ऐड हुई है जो कि आपको बेहतर फील देगा। यहाँ पर पहले यानी कि पिछले साल टेस्ट सीरीज में नेगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन आयोग के द्वारा अब नेगेटिव मार्किंग भी ऐड कर दिया गया है। तो ऐसे में यहाँ पर तमाम चीजें आपको नए अपडेट में मिल जाएगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन को आप लोगों को जरूर अपडेट कर लीजिएगा। चलते अब यहाँ पर हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला दूसरा प्रश्न है कि पंजाब में आयोजित छठी फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में बिहार की प्रतिभावान खिलाड़ी अंशु कुमारी ने कौन सा पदक जीता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा अंशु कुमारी ने अभी हाल ही में यहाँ पर गोल्ड मेडल अर्थात स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि 20 से 24 मार्च 2023 तक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब में आयोजित छठी फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में बिहार की प्रतिभावान खिलाड़ी अंशु कुमारी ने स्वर्ण पदक और साथ ही पंकज कुमार ने स्वर्ण एवं कांस्य पदक अपने नाम किया है। तो दोनों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। पंकज कुमार सिंह की बात करें तो इन्होंने स्वर्ण और कांस्य यानी कि गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया, जबकि अंशु कुमारी ने इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। हालांकि एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये भी है कि अभी हाल ही में 16 से 20 मार्च तक पुणे महाराष्ट्र में आयोजित 21वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022-23 में बिहार के प्रतिभावान खिलाड़ी राजीव कुमार ने 1500 मीटर व्हील चेयर दौड़ में रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक एक्स्ट्रा फैक्ट हमने यहाँ पर यह भी शामिल किया कि हाल ही में पाटलिपुत्र खेल परिसर कंकड़बाग पटना में आयोजित प्रखंड स्तर से प्रमंडलीय स्तर तक चुने गए स्कूली बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिता तरंग का उद्घाटन बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर द्वारा किया गया। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। इस खेलकूद प्रतियोगिता का नाम है तरंग। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर खेल से संबंधित तथ्यों की चर्चा हुई, इसीलिए यहाँ पर हमने ये सारी बातें आपको बतलाया है। तो हाल ही का ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। और रही बात यहाँ पर प्रमंडल की, तो आपको हमने जानकारी दिया था कि बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या है 9 और इन 9 प्रमंडल के अंतर्गत कुल मिलाकर 38 जिले हैं। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर यह है बिहार के शिक्षा विभाग के बारे में कि अभी हाल ही में जो कह सकते हैं बजट पेश हुआ, सर्वाधिक राशि बिहार के बजट में शिक्षा के क्षेत्र को ही आवंटित किया गया। कुल बजट का ये 22% भाग था। बिहार बजट से संबंधित एक वीडियो चैनल पर अपलोड हुआ है, आप उसे टॉपिक स्टडी के अंतर्गत जाके देख सकते हैं चैनल पर, और साथ साथ इसका पीडीएफ फाइल भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी ये सेंड हुआ है, तो वहां से भी आप चीजों को देख सकते हैं, पीडीएफ भी निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से बिहार बजट से एक संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। बिहार बजट का पूरा निचोड़ हमने आपके समक्ष इस वीडियो में रखा है। इस वीडियो को आप यहाँ पर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। अगला यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में भुवनेश्वर में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए आधारशिला रखी गई। बताएं कि शक्तिकांत दास आरबीआई के कौन से गवर्नर हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और यहाँ पर आप इस तस्वीर में शक्तिकांत दास को देख सकते हैं। अब यहाँ पर संबंधित जानकारी आपको दे दूं कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए आधारशिला रखी गई। तो ये संबंधित बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। इसकी आधारशिला भी हाल ही में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में रखी गई है। अगला पॉइंट यहाँ पर यह है कि शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर है, जो कि उर्जित पटेल की जगह पर है, यानी कि उर्जित पटेल आरबीआई के 24वें गवर्नर थे। हमारा अगला पॉइंट है कि सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल बढ़ाकर दिसंबर 2024 कर दिया गया है, यानी कि शक्तिकांत दास अब दिसंबर 2024 तक आरबीआई के गवर्नर रहेंगे। ये जानकारी हमने आपको दिया था। अब यहाँ पर अगला पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है शक्तिकांत दास से संबंधित कि फरवरी 2020 में शक्तिकांत दास को एशिया पैसिफिक रीजन का बेस्ट बैंकर का अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये कैटेगरी यहाँ से ध्यान रखिएगा, एशिया पैसिफिक रीजन का बेस्ट बैंकर के अवार्ड से शक्तिकांत दास को फरवरी 2020 में सम्मानित किया गया था। चूंकि यहाँ पर बैंक की बात हो रही है, तो ऐसे में केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार की बात करें तो आप यहाँ पर इसकी विस्तृत जानकारी को जान पाएंगे।
तो इस वर्ष केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2023 के केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार में कह सकते हैं गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया। और उन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया? तो उन्हें यह पुरस्कार कोविड-19 महामारी के उथल पुथल भरे दौर और यूक्रेन युद्ध के गंभीर प्रभाव के दौरान वित्तीय बाजारों का नेतृत्व करने के लिए दिया गया है। इन्हीं क्षेत्र में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए इस अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। हालांकि केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार यानी कि सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड की बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड यूक्रेन के नेशनल बैंक को दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जो मिला है, ये अवार्ड यूक्रेन के नेशनल बैंक को दिया गया। अब यहाँ पर शक्तिकांत दास से संबंधित एक पॉइंट ये भी है कि शक्तिकांत दास 12 दिसंबर 2018 को उर्जित पटेल की जगह पर आरबीआई के 25वें गवर्नर बने थे। और आपको यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है, केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार की बात हुई है तो यह दूसरी बार है जब किसी आरबीआई गवर्नर ने यह अवार्ड जीता है। इनसे पहले 2015 में रघुराम राजन ने यह अवार्ड जीता था, यानी कि केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार से अब तक आरबीआई के 2 गवर्नर सम्मानित हो चुके हैं। 2015 में पहली बार रघुराम राजन और अभी हाल ही में 2023 में दूसरी बार शक्तिकांत दास। ये भी यहां से आपको ध्यान रखना है। संबंधित सारी जानकारी आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, जितने भी छात्र को कांटेक्ट करने में हमसे दिक्कत होती है तो ऐसे में आप इससे हेल्पलाइन नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है और साथ साथ इंस्टेंट रिप्लाई के लिए आप में ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा जमीनी स्तर पर नवाचारों अर्थात इनोवेशंस को बढ़ावा देने के लिए स्टोरेज ऑफ चेंज नामक पहल शुरू की गई है? तो स्टोरेज ऑफ चेंज नामक पहल शुरू की गई है नीति आयोग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में नीति आयोग ने अटल नवाचार मिशन के तहत जमीनी स्तर पर नवाचारों अर्थात इनोवेशंस को बढ़ावा देने के लिए स्टोरेज ऑफ चेंज पहल लॉन्च किया है। ये आपको ध्यान रखना है, मूल रूप से इसे नीति आयोग की तरफ से अटल नवाचार मिशन के तहत ही लॉन्च किया गया है, जो कि जमीनी स्तर पर नवाचारों को बढ़ावा देने का कार्य करेगा। और इस पहल को नाम दिया गया है स्टोरेज ऑफ चेंज। और इसके तहत 15 लोगों की मनोरम यात्राओं यानी कि उनके जीवन की यात्राओं के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना, कुल मिलाकर 15 लोगों की मनोरम यात्राओं की एक श्रृंखला इसमें शामिल है। और इन कहानियों का उद्देश्य उद्यमियों को प्रेरित करना है इनोवेशंस के लिए, ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि AIM अर्थात अटल इनोवेशंस मिशन भविष्य में भी इस तरह की कहानियां लाएगा, साथ ही समुदाय के नव प्रवर्तकों को मंच प्रदान करेगा। और यह आपको ध्यान रखना कि हर जमीनी नव प्रवर्तकों को समर्थन भी प्रदान करेगा। यानी कि कहने का मूल उद्देश्य यहाँ पर यह है कि जो भी उद्यमी होंगे या फिर जो नवाचार करने के इच्छुक होंगे, यानी कि उन्हें इनोवेशन को बढ़ावा देने की दिशा में यह कार्य करेगा, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। वहीं पे हम अगले पॉइंट की बात करें अटल इनोवेशन मिशन की, तो यह नीति आयोग द्वारा देश के नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा एक प्रमुख पहल है। इसे 2016 में स्थापित किया गया था। जबकि वहीं पे हम बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि योजना आयोग जो थी इसकी स्थापना 1950 में हुई थी और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो योजना आयोग के स्थान पर ही 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की स्थापना की। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बहुत सारी जानकारी है जो कि आपको ध्यान रखना है, समय समय पर हमने आपको बताया है। अगला पांचवा प्रश्न है कि 21 मार्च 2023 को घोड़ों का प्रसिद्ध त्योहार घोड़े जात्रा किस देश में मनाया गया? इस त्योहार का नाम है घोड़े जात्रा। तो अभी हाल ही में ये नेपाल में मनाया गया है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संबंधित तथ्यों की बात करें तो नेपाल में आयोजित होने वाला घोड़ों का प्रसिद्ध त्योहार घोड़े जात्रा नेपाल के ललितपुर में मनाया गया। ये स्थान का नाम ध्यान रखिएगा, बीपीएससी में इस तरह से भी प्रश्न बनते हैं। तो ये नेपाल के ललितपुर में अभी हाल ही में ये सेलिब्रेट किया गया। और आपको यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना कि इतिहासकारों के अनुसार घोड़े जात्रा उत्सव मल्लाह शासन, जो कि 13वीं से 18वीं सदी तक इसका शासन रहा था, तो इन्हीं के द्वारा मनाया जाता था। दरअसल वर्तमान समय की बात करें तो यह अब भी यह विश्वास के आधार पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है कि प्राचीन काल में गुरु मापा या फिर तुंडी नामक एक राक्षस का वध हुआ था और इसी वध के विजय के फलस्वरूप इस मतलब कह सकते हैं त्योहार को मनाया जाता है। तो तभी से परंपरा चलती आ रही है। तो ऐसे में अभी हाल ही में ये नेपाल के ललितपुर में मनाया गया है और प्रत्येक वर्ष यहीं पर यह सेलिब्रेट होता है। अब बात हुई यहाँ पर नेपाल की, तो नेपाल के बारे में कुछ जरूरी फैक्ट है कि हाल ही में 17, 18 और 19 मार्च 2023 को
नेपाल के विराटनगर में 3 दिवसीय नेपाल भारत साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर यह कि हाल ही में रामचंद्र पौडेल नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति चुने गए, ये नाम ध्यान रखिएगा। जबकि बात करें हम यहाँ पर तीसरे उपराष्ट्रपति की, तो राम सहाय प्रसाद नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। जबकि मौजूदा समय में बात करें हम यहाँ पर नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, तो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान समय में पुष्प कमल दहल प्रचंड। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर यह भी है कि यहाँ पर नेपाल में गणतंत्र व्यवस्था कब लागू हुई थी, तो गणतंत्र व्यवस्था नेपाल में 2008 में लागू हुई थी। और गणतंत्र व्यवस्था लागू होने के बाद ये तीसरा राष्ट्रपति चुनाव है, जो कि तीसरे राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौडेल और उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव। नेक्स्ट छठा प्रश्न है कि हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 के अनुसार शीर्ष 10 अरबपतियों की सूची में एकमात्र भारतीय कौन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस अरबपतियों की सूची के अनुसार आपको ध्यान रखना, टॉप 10 में केवल एक नाम शामिल है। भारतीयों की बात करें तो मुकेश अंबानी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसमें हमारा पहला पॉइंट होगा, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के हाल ही में जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के शीर्ष 10 अरबपतियों की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय है, जो कि हुरून ग्लोबल के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर देखें तो टॉप 10 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय है, जिन्हें कि 9वें स्थान पर रखा गया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट जो कि पूरी दुनिया के अरबपतियों की सूची जारी की है, इसमें टॉप 10 में एकमात्र भारतीय हैं, जिनका नाम है मुकेश अंबानी। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है। ओवरऑल इन्हें 9वां स्थान मिला है। और रिपोर्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या में अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। ये भी एक अहम पॉइंट है कि इस रिपोर्ट के आधार पर सबसे ज्यादा अरबपतियों की संख्या किस देश में है, तो अमेरिका में है। और दूसरे स्थान पर है चीन और तीसरे स्थान पर है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है, भारत इसमें तीसरे स्थान पर है। हमारा अगला पॉइंट है कि रिपोर्ट के अनुसार भारत में 187 अरबपति हैं। जबकि बात करें हम यहाँ पर अगले पॉइंट में मुकेश अंबानी की, तो मुकेश अंबानी लगातार तीसरे वर्ष एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपना खिताब बरकरार रखा। ये तीसरा वर्ष है लगातार जो कि मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनके उभरे हैं। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट में बात करेंगे, रिपोर्ट के अनुसार सबसे अमीर व्यक्तियों की टॉप 4 की सूची को यहाँ पर हमने शामिल किया है। पहले स्थान पर है एलन मस्क, दूसरे स्थान पर है जेफ बेजोस और तीसरे स्थान पर है बर्नार्ड अर्नल्ड और चौथे स्थान पर है बिल गेट्स। कम से कम इस टॉप 4 को याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। हालांकि भारतीयों के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर आप इस सूची को देखिए, समझिए, यहाँ से एग्जाम में आपके प्रश्न बन सकते हैं। जो 2023 की जो सूची है उसको यहाँ पर शामिल किया गया। 9वें स्थान पे है मुकेश अंबानी, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। गौतम अडानी एंड फैमिली 23वें स्थान पर है इस रिपोर्ट के आधार पर। साइरस पूनावाला को 46वां स्थान मिला है। कुल मिला के इसी तरह से आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर टॉप 10 की, तो ये टॉप 10 है भारतीय अरबपतियों की सूची की, ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। भारतीय अरबपतियों के दृष्टिकोण से देखें तो टॉप 3 में है मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और साइरस पूनावाला। और ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। चलते अब यहाँ पर हम अगले प्रश्न पे, हमारा अगला होगा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल श्रेणी में ISSF विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप का पहला स्वर्ण पदक जीता है। आप यहाँ पर इन्हें तस्वीर में देख सकते हैं। इनका नाम है सरबजोत सिंह। इन्होंने अभी हाल ही में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जानकर दे दूं कि ISSF विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन मार्च 2023 में भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। और सरबजोत सिंह ने इस विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। नाम ध्यान रखिएगा, सरबजोत सिंह। इन्होंने भी हाल ही में इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि यह भारत में होने वाला 8वां विश्व कप है, ISSF विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप का। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब ये इंपॉर्टेंट किस लिए है, दरअसल अगला वाला पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा। साथ ही यह पहला मौका है जब टूर्नामेंट का आयोजन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बाहर हुआ है। 2 पॉइंट अहम पॉइंट है। यह भारत में आयोजित होने वाला ISSF विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप का ये 8वां संस्करण है। और यह पहली बार है जब यह नई दिल्ली से बाहर हुआ है। पहली बार ये संस्करण नई दिल्ली से बाहर हुआ है। यानी कि कुल मिला के बात करें इस विश्व कप की, तो कुल मिला के 7 बार ये नई दिल्ली में हुआ है। और ये 8वां संस्करण नई दिल्ली के अलावे भारत के किसी और शहर भोपाल में हुआ, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट यहाँ पर हमारा होगा कि हाल ही में दोहा कतर में आयोजित ISF शॉर्ट गन विश्व कप 2023 से प्रतियोगिता में भारत के ट्रैप शूटर पृथ्वीराज टोंडीमन ने कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था या फिर जीता था। ये इसका कह सकते हैं शॉर्ट गन विश्व कप 2023 प्रतियोगिता जो कि दोहा कतर में आयोजित हुआ था, यहीं पर इस खिताब को अपने नाम किया था।
नेक्स्ट हमारा 8वां प्रश्न हो जाएगा कि हाल ही में कहाँ एलिवेट एक्सपो का 26वां संस्करण आयोजित हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका 26वां संस्करण अभी हाल ही में दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ। ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संबंधित तथ्यों की बात करें तो आपको ध्यान रखना है हाल ही में 22 मार्च 2023 को संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एलिवेट एक्सपो का 26वां संस्करण आयोजित हुआ है। इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको ध्यान रखना ये इसका 26वां संस्करण दुबई में आयोजित हुआ। अगले पॉइंट की बात करें तो एलिवेट एक्सपो दुबई में भारत के महावाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित एक पिचिंग श्रृंखला है जो कि स्टार्टअप्स को निवेशकों और वैश्विक समकक्षों के साथ जुड़ने के एक मंच प्रदान करती है, जिसको लेकर के ये आयोजित हुआ था। हालांकि हम बात करें इसके पहले सीजन की तो इसका पहला सीजन एक्सपो 2020 दुबई के इंडिया पेवेलियन में आयोजित हुआ था। ये भी यहाँ से आपको नोट कर लेना है। फिलहाल हम यहाँ पर चलते हैं अगले 9वें प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के बारे में। चूंकि ये जो मतलब कह सकते हैं एक्सपो जो एलिवेट एक्सपो आयोजित हुई ये दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुई है। तो ऐसे में यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अर्थात COP28 का आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक दुबई संयुक्त अरब अमीरात में किया जाना है या फिर किया जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा। जबकि हम बात करें इसका पिछला संस्करण जो कि 27वां संस्करण था तो हाल ही में 6 से 18 नवंबर 2022 तक मिस्र की शर्म अल शेख में COP27 आयोजित हुआ था, यानी कि इसका 27वां संस्करण आयोजित हुआ था। जबकि बात करें COP26 की तो इसका आयोजन 2021 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया गया था। चूंकि यहाँ पर बात हो रही है संयुक्त अरब अमीरात की तो इसकी राजधानी है अबू धाबी और यहाँ की जो मुद्रा यह है अमीरात दिरहम। जबकि बात करें हम राष्ट्रपति की तो वर्तमान राष्ट्रपति है यहाँ के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान। तो ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में ITU के नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 मार्च 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र अर्थात इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया। ये यहाँ से ध्यान रखिए, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। दरअसल यहाँ पर नरेंद्र मोदी की बात हुई तो आपको ध्यान रखना है इसके अतिरिक्त उन्होंने कॉल बिफोर यू डिग ऐप भी लॉन्च किया। साथ ही उन्होंने भारत में 6G विजन डॉक्यूमेंट का भी अनावरण किया है। ये तीनों का उद्घाटन अनावरण यहीं पे किया गया है, जो कि आपको ध्यान रखना है। हालांकि एक एक्स्ट्रा फैक्ट हमने हाल ही के दिनों में आपको बताया था, आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। इसके बारे में आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। तो हुबली में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया। इसकी लंबाई है 1507 मीटर। कई जगहों पर ये आपको 1505 भी दिखेगा, तो दोनों में आपको विकल्प के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। तो ये 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा MT वासुदेवन नायर। जी है, आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में MT वासुदेवन नायर को केरल के सर्वोच्च सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया। दरअसल यहाँ पर आपको ध्यान रखना हाल ही में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 22 मार्च 2023 को प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों को पहला केरल पुरस्कारांगल पुरस्कार या फिर राज्य पुरस्कार प्रदान किया। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर यह है कि यह पुरस्कार जो कि केरल पुरस्कारांगल पुरस्कार है, ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है। एक है केरल ज्योति, केरल प्रभा और केरल श्री नामक ये 3 श्रेणियां हैं, जो कि 3 श्रेणियों में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। दरअसल यहाँ पर हम अगले पॉइंट की बात करें तो लेखक MT वासुदेवन नायर को केरल के सर्वोच्च सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया। हालांकि यहाँ पर हमने चर्चा किया 3 श्रेणियों की, तो ये 3 श्रेणियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इससे केरल पुरस्कार की बात करें तो इन 3 श्रेणियों में जो केरल ज्योति पुरस्कार है यह सर्वोच्च पुरस्कार है। जिस प्रकार भारत के नागरिक पुरस्कारों की बात करें तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, तो उसी प्रकार से ये केरल ज्योति जो कि केरल का नागरिक पुरस्कार है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और यह केरल के एक व्यक्ति को ही प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाएगा। जबकि केरल प्रभा की बात करें तो यह दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है जो कि 3 व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है और केरल श्री की बात करें तो यह तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, यह 6 व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, सभी को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहां मार्च 2023 में दूसरा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेम वर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी का आयोजन किया गया। तो अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया कहां? इंडोनेशिया में। आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसका आयोजन अभी हाल ही में इंडोनेशिया में किया गया। चूंकि बात हुई इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया के बाली में अभी हाल ही में G20 का 17वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को अगले 1 वर्ष के लिए G20 की कमान सौंपी है। इसकी सारी जानकारी हमने आपको दिया था, सारी बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है।
अब यहाँ पर हमारा अगला 12वां प्रश्न है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रति वर्ष किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को। दरअसल यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत को आजाद होने में, भारत की आजादी में मुख्य भूमिका निभाई थी। इनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। दरअसल आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों को वर्ष 1928 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या तथा सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के आरोप में ब्रिटिश शासन द्वारा फांसी दिया गया था। और अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर यह है कि 23 मार्च 1931 को इन तीनों को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। ये पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के प्रश्न पे, आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में 111वां बिहार दिवस मनाया गया। बताएं कि इस बिहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन की यहाँ पर आपको पहचान करना है। सारी संबंधित जानकारी हमने आपको दिया है। कमेंट कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो भी चीजें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कोशिश कीजिए आप सारी चीजों को वहां पर विस्तार पूर्वक लिखें। विस्तार से लिखने का फायदा ये होता है कि चीजों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। और जो भी छात्र इसे ज्वाइन नहीं किए हैं, एप्लीकेशन को अपडेट कीजिए और टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आज शाम ये 7 बजे आपको एप्लीकेशन पे माई टेस्ट सेक्शन में मिलने वाला है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई सुझाव, कोई समाधान चाहिए तो हमें हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।